कहानी की शुरुआत में हम अपने कहानी के मेन कैरेक्टर सुनियो को देखते हैं। इसका पैशन डाइविंग करने है और अपने अब्रॉड जाकर डाइविंग करने के सपने को पूरा करने के लिए ये तरह तरह के पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। इसके बाद वो शॉप से उठ के अपने घर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक मासूम लड़की तेजी से ढलान से नीचे गिर रही है, इसलिए वो उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागता है। तभी उस लड़की की व्हीलचेयर बीच में फंस जाती है और वो सीधा उड़ के सुनिए पर जाकर गिरती है। उसी वक्त उसकी नानी उसे ढूंढते हुए आती हैं और वो अपनी नवासी को ठीक देखकर सुनियो का उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती हैं। और साथ ही वो कहती हैं, जैसे मैं एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ी, किसी ने जोशी को पीछे से धक्का दे दिया। इसी वक्त अनजाने में सुनियो का हाथ जोशी की पीठ पर होता है। तभी जोशी को एहसास होता है और वो सुनियो के हाथ पर काटती है और साथ ही वो कहती है, हर की दोबारा मुझे कभी छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिस पर सुनियो को कुछ समझ नहीं आता और वो ऐसा रिएक्शन देते हैं। इसके बाद जोशी की नानी सुनियो को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती हैं। अगले सीन में हम सुनियो को जोशी के घर में देखते हैं, जहां जोशी सुनियो को इग्नोर करते हुए अपनी बुक पढ़ रही होती है। तभी वहां पर एक काली बिल्ली आ जाती है और सुनियो को देखकर घूरने लगती है। तभी जोशी कहती है वो यहाँ पर फ्री का खाना खाने आए हैं। जिस पर सुनियो कहते हैं कि आप लोग इसे रोज खाना खिलाते हो। जिस पर जोशी कहती है, मैं तुम्हारी बात कर रही थी, ना कि बिल्ली की। गजब बेइज्जती है। इसके बाद हम सुनियो को खाना खाते हुए देखते हैं और वो खाने के लिए शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जोशी की नानी उसे रोक कर कहती हैं, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो कल आ जाना। अब अगले दिन हम सुनियो को फिर से जोशी के घर में देखते हैं, जहाँ जोशी की नानी की बातों से हमें पता चलता है कि सुनियो की नई जॉब और कोई नहीं बल्कि सुनियो को जोशी के घर में जोशी का केयर टेकर बन के रहना है। साथ ही जोशी की नानी सुनियो को वार्न करते हुए कहती हैं कि तुम कभी भी अकेले जोशी को अपनी मर्जी से बाहर नहीं ले जा सकते। अब नेक्स्ट सीन में हम सुनियो को जोशी के साथ देखते हैं, जहाँ सुनियो जोशी को कहते हैं, जॉन क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पर वो गुस्से से कहती है, मेरा नाम जोशी है। और तभी वो नाराज होकर अपने रूम में जाकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद वो अंदर से सुनियो को अपने घुटने के बल बैठने को कहती है। तो सुनियो ऐसा करने की वजह पूछता है, जिस पर जोशी कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि एक इंसान आखिर कितनी देर तक ऐसे बैठ सकते हैं। यानी कि जोशी जॉब के बहाने सुनियो को टॉर्चर कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सुनियो को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ वो अपनी उन्हें दुख भरी कहानी सुनाकर अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे होते हैं। अब अगले दिन जोशी सुनियो को उसका अगला टास्क देती है, जो कि होता है 10 लकी फ्लावर्स ढूंढ कर लाना, जो कि सुनियो बड़ी मुश्किलों से उन्हें खोज कर ले आते हैं। फिर जोशी उन्हें पाकर खुद से कह रही होती है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सुना था कि 10 लकी फ्लावर से इकट्ठे कर लेने से कोई भी विश पूरी हो सकती है, लेकिन लगता है वो मिथ था। तभी सीन शिफ्ट होते हैं और हम जोशी को एक सपना देखते हुए देखते हैं, जिसमें वो एक मरमेड की तरह समुद्र में मछलियों के साथ तैर रही होती है। और तभी उसकी नींद टूट जाती है। इसके बाद वो अपनी नानी को बाहर घूमने चलने को कहती है, जिस पर वो उसे मना करते हुए कहती है, क्या होगा अगर तुम्हें फिर से किसी ने धक्का दे दिया? क्या तुम खुद को बचा पाओगी? इस बार जोशी अपने मन में कहती है, उनके लिए ये सब कहना आसान है, क्योंकि वो जब चाहें बाहर घूमने जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ इस घर में फंस कर रह गई हूँ। इसके बाद शेर शिफ्ट होते हैं और सुनियो जोशी के घर में आते हैं और उसके रूम के बाहर आकर कहते हैं, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, लेकिन काफी देर हो जाता है और अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। तो इसलिए सुनियो जोशी को चेक करने के लिए उसके रूम का दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और उसके रूम को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा रूम किसी मरमेड के रूम की तरह लग रहा था और वहाँ बहुत सारी समुद्र की पेंटिंग्स लगी होती हैं। तभी घर के बाहर से जोशी की नानी की आवाज आती है, जिसे सुन के ये उनकी तरफ भागते हुए जाते हैं, जहां वो बताती हैं कि जोशी बिना बताए कहीं चली गई है। अगले सीन में हम जोशी को देखते हैं, जो कि अपने व्हीलचेयर पे कहीं जा रही होती है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ सुनियो आ जाते हैं और उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन जोशी सुनियो को आता देख रेड सिग्नल पर रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करने लगती है। अभी सुनियो लास्ट मोमेंट पर उसे पीछे खींच लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। फिर जोशी सुनियो को समुद्र के पास चलने को कहती है और साथ ही वो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है, अगर तुम मुझे वहाँ नहीं ले गए तो मैं अपनी नानी अम्मी को बोलूंगी कि तुमने मेरे बूब्स टच किए और वो फिर तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी। सुनियो तो ऐसे भी जॉब छोड़ने वाला था, तो वो कहता है, तुम जो चाहे वो करो, और ऐसा कह के वो उसे वापस घर ले जाने लगता है।
फिर जो से काफी दुखी हो जाती है, तो ये देखकर सुनियो वापस आता है और उसे समुंदर दिखाने ले जाने लगता है। फिर वो दोनों ट्रेन स्टेशन पहुंच जाते हैं। सुनियो जोसे को टिकट्स लेने का कहकर खुद स्टेशन के बाहर चला जाते हैं और जोसे की नानी को कॉल करके बताता है कि मुझे जोसे मिल गई है और मैं उसे जल्दी घर ले आऊंगा। उसके बाद वो दोनों टिकट्स लेकर ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। जोसे ट्रेन में बैठकर काफी एक्साइटेड लग रही थी। उसके बाद वो दोनों समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। जोसे अपनी व्हीलचेयर लेकर समुद्र के पास जाने लगती है। तभी उसकी व्हीलचेयर रेत में धंस जाती है और वो मुंह के बल गिरती है। फिर वो रेंगते हुए किसी तरह समुद्र के पास जाने लगती है। ये देखकर सुनियो उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर वो कहती है, मुझे जवाब चाहिए। मेरे अंकल ने मुझसे पूछा था कि समुद्र का टेस्ट कैसा होता है, और जब मैं छोटी थी तो वो मुझे एक बार यहाँ लाए थे, लेकिन लहरें तेज होने की वजह से मैं डर गई थी और मैं टेस्ट नहीं कर पाई। फिर इसके कुछ समय बाद वो बिना इसका जवाब दिए मर गए। मैंने ऑफ कोर्स बुक्स में पढ़ा है कि समुद्र का टेस्ट सॉल्टी होता है, लेकिन ये मेरा आखिरी मौका है ये बात खुद कंफर्म करने का। ये सुनकर सुनियो उसे अपने कंधे पे उठा लेते हैं और उसे समुद्र के पास ले जाने लगते हैं। जोसे उसे ऐसा करते देख शर्मा जाती है और उसे कहती है, मुझे नीचे उतारो ठरकी। जिस पर वो कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि समुद्र का टेस्ट कैसा होता है? अभी लहरों से टकरा कर थोड़ा सा पानी उसके फेस पर लगता है, जिसे चख कर वो खुश होते हुए कहती है, ये सच में नमकीन है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा नमकीन है। और फिर वो खुशी से झूम उठती है। सोनिया भी उसे पहली बार इतना खुश देखकर उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं और फिर दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं। अब अगले सीन में जोसे और सोनिया बहुत लेट घर पहुंचते हैं, जिस पर जोसे की नानी सोनिया को बहुत डांटती है। फिर अगले दिन जोसे और सोनिया जोसे की नानी का सोने का इंतजार कर रहे थे और उनके सोते ही वो फिर से बाहर घूमने निकल जाते हैं। फिर वो दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं। वो लोग नई नई चीजें ट्राई करते हैं, नई नई जगह पे घूमने जाते हैं और नए नए दोस्त बनाते हैं। फिर सोनियो जोसे को बाहर की दुनिया में जीना सिखाते हैं। इसी बीच जोशी को एक दिन पता चलता है कि उसका पैशन पेंटिंग है और वो पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती है। एक दिन वो रोज की तरह घूम के आ रहे होते हैं, तब जोशी सुनियो को एक बात बताती है, मैं बचपन में हर साल अपने अंकल के साथ यहाँ चेरी ब्लॉसम देखने आया करती थी। जिस पर सुनियो कहते हैं, वो नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत होता होगा। जिस पर जोशी कहती है, अगर तुम भी वो देखना चाहते हो तो अगले साल मेरे साथ यहाँ आना। तो ये सुनकर सुनियो अपने मैक्सिको जाने वाली बात जोशी को नहीं बताता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जोशी की नानी की तबीयत खराब होने की वजह से अचानक उनकी डेथ हो गई है। अब उनके जाने के बाद जोशी का इस दुनिया पे कोई भी नहीं है। अब वो अकेले तनतना बेसहारा हो गई है। अब जोशी अपनी नानी के फ्यूनरल के बाद सुनियो को कल से काम पे आने के लिए मना करती है, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सुनियो को सैलरी दे पाए। इस पर सुनियो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम सुनियो को उसके दो दोस्तों के साथ डाइविंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से सुनियो का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है और वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किलों से ऊपर बोट तक आते हैं। फिर निनोमिया सोनिया से पूछती है कि क्या तुम किसी बात से परेशान हो, क्योंकि तुम्हारा इतनी जल्दी ऑक्सीजन खत्म होना तो कभी कभार ही होता है। जिस पर सोनिया बताते हैं कि जोशी की नानी की डेथ हो गई है और इस वजह से मुझे जोशी की काफी फिक्र होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोशी को अकेले ब्रिज के पास कुछ सोचते हुए देखते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी व्हील चेयर गड्ढे में फंस जाती है और वो गिरने वाली होती है कि तभी वहाँ पर निनोमिया आ जाती है और उसे गिरने से बचा लेती है। ये निनोमिया जोशी को कहती है, सुनियो तुम्हारी वजह से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा है और वो वैसे भी अगले महीने मैक्सिको जाने वाला है, तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। जोशी मैक्सिको जाने वाली बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर वो गुस्से से कहती है, तुम होती कौन हो उसके लिए इजाजत लेने वाली, और वैसे भी वो अपनी मर्जी से मेरे साथ है। इस पर निनोमिया कहती है, ओ ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, सुनियो को बस तुम्हारी हालत पे तरस आता है, इसलिए वो अब तक तुम्हारे साथ है, और वैसे भी अब तो तुम्हारे इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो इसलिए उसे और ज्यादा तरस आते हैं। ये सुनकर वो यहाँ से गुस्से में जाने लगती है, लेकिन उसे भी ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि उसने जो कुछ भी कहा वो सच ही तो है। अगले सीन में हम सुनियो को देखते हैं, जो कि जोशी से मिलने उसके घर आते हैं और उसके रूम को एकदम साफ देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर सुनियो जोशी से पूछता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स कहाँ पे गई, जिस पर वो कहती है, मैंने उन सभी को बाहर फेंक दिया और इन सभी से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद जोशी कहती है, मुझे एक आखिरी बार समुंदर देखना है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को समुंदर के किनारे देखते हैं, जहाँ जोशी रोते हुए कहती है, ये सच में नमकीन है।
और फिर वो वहाँ से अकेले ही वापस आने लगती है। तभी सुनियो उसे रोकते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हारे लिए फ्री में केयर टेकर बन के रहूंगा। जिस पर जोशी कहती है, अब मैं जोशी नहीं रही और अब मैं एक ऑफिस में जॉब करूंगी। तो इस पर सुनियो कहता है, तुम्हें पेंटिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर जोशी कहती है, मैं उसकी पहुंच से दूर हूँ, जैसे हर चीज मेरी पहुंच से दूर होती है, जैसे पैदल चलना और सीढ़ियों पर चढ़ना। और अब तो तुम भी मुझसे दूर होकर मैक्सिको चले जाओगे। ये सुनकर सुनियो हैरान रह जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाता, और साथ ही वो मन में पछताता है कि ये उसे खुद ही बता देना चाहिए था। और फिर जो से वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हम उसे रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं। तभी बीच रोड में उसकी व्हील चेयर एक गड्ढे में फंस जाती है और किस्मत से उसी वक्त सुनियो उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और उसे बीच रोड में फंसा देख उसे बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागते हैं। तभी एक कार बारिश से स्लिप हो जाती है और सीधा जाकर सुनियो से टकरा जाती है। जो से सुनियो को अपने सामने हवा में उड़ता देखती है और सिर्फ देखती ही रह जाती है, चाह कर भी वो कुछ कर नहीं पाती। और फिर सुनियो काफी दूर जा गिरता है, जो से काफी घबरा जाती है और अपनी व्हीलचेयर से खुद को गिरा के रेंगते हुए सुनियो के पास जाने लगती है। तभी एक लड़के को इस तरह रोड में पड़ा देख एक लेडी अपनी कार से उतरती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को देखते हैं। उसकी जान एक लंबे ऑपरेशन के बाद बच जाती है और थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाते हैं। वो होश में आते ही नर्स से जोशी के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है, वो लड़की बिल्कुल ठीक है और बाहर बैठकर तुम्हारी होश में आने का इंतजार कर रही है। फिर नर्स से जोशी का सेफ होने का पता चलने पे सुनियो काफी रिलैक्स फील करते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि सुनियो को बताते हैं कि तुम्हारी पाँव की हड्डियां काफी बुरी तरह टूटी हैं, जिन्हें जोड़ने में हमें भी काफी मुश्किल है, लेकिन अफसोस अब तुम पहले की तरह चल नहीं सकती और तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। ये सुनकर सुनियो काफी हैरान रह जाते हैं और अपने सपनों को चूर चूर होता अपनी आंखों के सामने देखते हैं। तभी जो से उससे मिलने आती है और उसकी ऐसी हालत के लिए उससे माफी मांगती है, जिस पर वो अपनी कंडीशन बताते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ जो से सुनियो की कंडीशन जानकर काफी गिल्ट फील कर रही थी और इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। अगले सीन में सुनियो के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसे मिलने आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना कि तुम्हारी हालत काफी खराब है, तो तुम अगली बार मैक्सिको जाकर पढ़ने की कोशिश करना और अभी तुम खाली आराम करो ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जिस पर सुनियो कहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इस बार मैक्सिको नहीं जा पाऊंगा, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी इस कंडीशन के चलते अब कभी भी डाइविंग नहीं कर पाऊंगा, जो कि मेरे मैक्सिको जाने का मेन रीजन था, और इसके बिना मैक्सिको जाना तो मेरे लिए मीनिंगलेस है। तभी उसके दोस्त भी वहाँ आकर उसकी ये बातें सुन लेते हैं और अब सुनियो अपनी ड्रीम्स को पूरी तरह गिव अप कर देते हैं और अपनी स्पेनिश लैंग्वेज बुक को भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम निनोमिया को जोशी के घर के बाहर देखते हैं, जो कि जोशी का दरवाजा काफी देर से खटखटा रही थी। फिर जोशी निनोमिया को वहाँ से चले जाने को कहती है, जिस पर निनोमिया बाहर से कहती है, सुनियो अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर रहा है। ये सुनकर जोशी हैरान होकर एक पल के लिए थम सी जाती है। फिर वो आगे कहती है, अब जब कि सुनियो मैक्सिको जा ही नहीं रहा है, तो अब सिर्फ वो मेरा है। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो अपने स्टूपिड से ड्रीम को भूल जाएगा और हमेशा मेरे पास रहेगा। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो मुझे छोड़कर मैक्सिको जाए। इसके बाद निनोमिया रोते हुए जोशी से कहती है, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छे से सुनियो को जानती हूँ। जैसे कि सुनियो को फिश के बारे में नॉन स्टॉप बातें करना पसंद है और उसके हाथ हमेशा बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। मैं इसके अलावा भी 1000 चीजें और गिना सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? आखिर तुम मुझसे जानती कितना हो? तभी जोशी दरवाजा खोलती है और गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारी तरह 1000 चीजें तो नहीं गिना सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरा केयर टेकर कभी भी समुद्र से प्यार करना बंद नहीं करेगा और ना ही वो अपने सपनों को भूलेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। फिर ये सुनकर निनोमिया ये कहकर चली जाती है कि समय आने पर देख लेंगे। अब अगले सीन में हम फिर से जोशी को देखते हैं, जो एक अलमारी खोलती है और उसमें उसकी पेंटिंग का सामान होते हैं और फिर वो अपनी नई दोस्त की मदद से दिन रात जाग कर एक स्टोरी पेंट करती है। फिर अगले दिन हयाटो हॉस्पिटल आके सुनियो को अपने साथ बाहर कहीं चलने को कहता है, जिस पर सुनियो उसे गुस्से से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ जबरदस्ती लाइब्रेरी ले जाते हैं, जहाँ जो से बच्चों के साथ उसके वहाँ आने का इंतजार कर रही थी। वो उसे जैसे ही आता देखती है, वो अपनी बनाई कहानी सुनाना शुरू करती है, जो कि एक मरमेड के बारे में होती है। एक बार एक मरमेड को उसके 21 बर्थडे पर एक मैजिकल शेल्फ गिफ्ट में मिलता है।
मैजिकल शेल कहता है कि मैं तुम्हें एक बार मरमेड से इंसान में बदल के वापस मरमेड बना सकता हूँ, पर इस दौरान तुम और कोई विश नहीं मांग सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक बबल में बदल जाओगी और फिर गायब हो जाओगी। इसके बाद मरमेड इंसान में बदल कर पहली बार अपनी समुद्री दुनिया से इंसानी दुनिया में जाती है, पर उसे क्या पता था कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। जंगल में घूमते हुए उसके पीछे एक टाइगर पड़ जाता है। वो मरमेड डर के मारे भागते हुए गिर जाती है, पर इससे पहले कि वो टाइगर उसे मार पाता, एक सफेद पंखों वाला लड़का आसमान से नीचे आकर उसे बचा लेते हैं। उसके बाद मरमेड उसके पंखों की तारीफ करती है, जिस पर वो लड़का कहते हैं, मैं स्प्रिंग के आते ही अपने विंग से उड़ के स्पार्कलिंग सी की तरफ चला जाऊंगा। वो एक ऐसी जगह है जहां ऑरेंज फिशेस की फैमिली मिलती है। इसी बीच वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काफी जगह साथ घूमते हैं और साथ में बहुत मजे करते हैं। फिर कुछ समय बाद मौसम बदल जाते हैं और उस लड़के का अपनी डेस्टिनी की तरफ जाने का समय आ जाते हैं। यह जानकर मरमेड काफी दुखी होती है और अकेली ही जंगल की तरफ चली जाती है, जहां वो टाइगर उस पर फिर से अटैक कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त वो लड़का वहां आकर उसकी जान दोबारा बचा लेते हैं, पर वो इस सब में खुद पूरी तरह घायल हो जाता है और उसके पंख टूट जाते हैं। ये देखकर मरमेड काफी दुखी हो जाती है और मैजिकल शेल से उसे बचाने की विश मांगती है, जिसकी वजह से वो कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता है। लेकिन उसके पंख इतने ज्यादा डैमेज हो चुके थे कि वो वापस ही नहीं आते, इसलिए वो अब कभी भी उड़ नहीं सकता और स्पार्कलिंग सी उसकी पहुंच से बहुत दूर लग रहा था, इसलिए वो वहां जाने की हिम्मत हार जाते हैं। जिस पर मरमेड उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, तुम्हारे पास अब पहले से भी बड़े पंख हैं जो कि तुम्हारे दिल में है, और इन्हीं पंखों से तुमने मुझे जीना सिखाया था, और इन्हीं पंखों से तुमने मुझे मोटिवेट करते हुए लाइफ में आगे पढ़ना सिखाया था, और इन्हीं पंखों से तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। फिर इसके बाद वो लड़का एक बोट तैयार करता है और तूफानों से लड़ते हुए स्पार्कलिंग सी की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में जो विंग्स है वो असली वाला से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल है, और एट लास्ट वो अपनी मंजिल स्पार्कलिंग सी में पहुंच जाते हैं। फिर वो ऑरेंज फिशेस की फैमिली के साथ शामिल होकर उनके साथ तैरते हैं। दूसरी तरफ मरमेड इस बात से काफी खुश होती है और वो मैजिकल शेल से कहती है, मेरी विश अब पूरी हो चुकी है और अब तुम मुझे बबल में बदल सकते हो। तभी वो इंसान से वापस मरमेड बन जाती है और मैजिकल शेल कहते हैं, तुम इस विश की कीमत जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने ये विश मांगी। तुमने अपनी परवाह ना करते हुए किसी और की जान बचाई, तो इसलिए मैं अब तुम्हें बबल में नहीं बदलूंगा। मरमेड थैंक यू बोलती है और अपनी नए एक्सपीरियंस की खूबसूरत यादों के साथ वापस समुद्र में चली जाती है। और इसी के साथ जोसे की ये मरमेड स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी सुनकर सुनियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी मोटिवेटेड फील करते हैं, और फिर इसके बाद सुनियो अपनी लेग्स के लिए अब स्टार्ट कर देते हैं और रोज चलने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। समय ऐसे ही बीतते हैं और कुछ दिनों बाद सुनियो ठीक से चलना शुरू कर देते हैं। फिर सुनियो जोशी से कहते हैं, मैं जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला हूँ। अब मैं पहले की तरह फ्री डाइविंग तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिको जाकर अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मेरे हार्ट में विंग्स हैं। और जोसे भी ये सुनकर काफी खुश होती है। उसके बाद सुनियो हॉस्पिटल के डिस्चार्ज वाले दिन उसे पिक करने को कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को हॉस्पिटल के डिस्चार्ज वाले दिन देखते हैं, जहां वो बैठकर जोसे के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन काफी वक्त गुजर जाता है और जोसे वहां नहीं आती, तो इसलिए सुनियो जैसे ये घर में जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वहां भी जोसे नहीं होती। अब अगले सीन में हम जोशी को देखते हैं, जो कि टाइगर के सामने बैठकर अब सुनियो के बिना अपने डर का सामना करने की कोशिश कर रही होती है। फिर सुनियो जोशी को ढूंढते हुए जू पहुंच जाता है, जहां उसे जोशी के बारे में पता चलते हैं। फिर वो उसे ढूंढते हुए उसी टाइगर के पिंजरे के सामने आ जाता है, लेकिन तब तक जोशी वहां से जा चुकी थी। अब अगले सीन में हम जोशी को देखते हैं, जो कि कहीं जा रही थी। तभी एक आदमी अपने डॉग को पकड़ते हुए उसे टकरा जाते हैं और वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। तभी उसकी व्हील चेयर एक खंबे से टकरा जाती है और वो पहले की तरह उड़ते हुए सुनियो पे जाकर गिरती है। वाह, जैसे कहानी शुरू हुई थी वैसी खत्म हो रही है। मेरे जोशी सुनियो को कहती है, तुम आज ही डिस्चार्ज हुए और आज ही तुम बंदरों की तरह कूद रहे हो। जिस सर सुनियो कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने के चक्कर में बंदर बना फिर रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा केयर टेकर बन के रहूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जोशी हैरान होकर कहती है, लेकिन क्या तुम मैक्सिको नहीं जाओगे? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो उसे गले लगाकर उसकी बाहों में रोने लगती है और उसे आई लव यू टू कहती है।
और इसी के साथ ही हमारी प्यारी सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।